नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन करने की बिसात तो नहीं बिछाई है? क्या चल रहा है आखिर कि पश्चिम बंगाल को लेकर के एक तरफ गोदी मीडिया, दूसरी तरफ मशीनरी पूरी तरह से हावी है और तीसरी तरफ हर 2 घंटे पर देश के सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगने का एक नया चलन शुरू हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज वाले मामले में जितनी विभत्स घटना एक महिला के साथ वहां हुई, उस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और उस घटना में के दोषी लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, ये बात बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन क्या इस पर जो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है वो जरूरी है? ममता बनर्जी सरकार की इस मामले में अक्षमता पर से कोई उनका बचाव नहीं कर सकता, क्योंकि निश्चित तौर पर यह पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर का मामला है। आज भी पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके से खबर आई है और वहां तो एक बीजेपी नेता का सवाल उठ रहा है कि इस तरह की घटना में वो लिप्त है। लेकिन राष्ट्रपति शासन और पश्चिम बंगाल में केंद्र के हस्तक्षेप की तैयारी, ये क्या चल रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सीवी आनंद बोस जो राज्य के राज्यपाल है वो क्या कर रहे हैं। राज्यपाल जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि जो उन्हें बताना होगा वो दिल्ली जाकर बताएंगे कि राज्य में क्या स्थिति है। इसके पहले भी जो राज्यपाल थे, राज्य की सरकार के साथ उनका जिस प्रकार से टकराव था, और अब जब भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में बंगाल में दिखाई दे रही है, कहा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी के 4-5 सांसद कभी भी बाबुल सुप्रियो की भांति लोकसभा से इस्तीफा देकर टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या उस परिस्थिति में टीएमसी की सरकार, यानी टीएमसी के सर्वाइवल के लिए जो सबसे बड़ा ग्लैमर है, वह सत्ता का ग्लैमर, जो किसी क्षेत्रीय पार्टी के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, उससे ही उसको वंचित करने की तैयारी है? एक साथ कई सवाल उठेंगे। कुछ सवाल संवैधानिक तो कुछ सवाल व्यवहारिक। संवैधानिक सवाल यह है कि भारत के संविधान में यदि राज्य के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई मसला सामने आता है तो दो व्यवस्था है, 355 और 356। 355 के तहत यदि राज्यपाल की रिपोर्ट ऐसी मिलती है कि राज्य सरकार प्रशासन को संभालने में नाकाम है, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केंद्र अपने नियंत्रण में ले सकता है। और 356 के तहत राज्य की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। लेकिन एसआर बोमई मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी याद कीजिए कि किसी एक मामले पर किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ये हालात एक मामले को लेकर के परमिट नहीं करते। और दूसरा मामला व्यवहारिक है। व्यवहारिक मामला यह है कि जो मणिपुर में हो रहा था, वो क्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज की घटना से कम था? कई गुना ज्यादा था। मेरे ये कहने का ये मतलब नहीं कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज की घटना को, बंगाल की घटना को हम कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं। एक के साथ हो या 1000 के साथ हो, किसी भी तरह की घटना की के दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बंगाल में तो वहां मणिपुर में तो स्टेट मशीनरी के फेलियर का सवाल था। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात सामने आई और कहा गया कि लोगों ने फाड़ दिया। वहां प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा? संदेश खाली का बवाल बनाया गया बंगाल में। लेकिन आज जो बदलापुर महाराष्ट्र में हो रहा है, क्या एकनाथ शिंदे की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही है, क्या उस सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? और है हिम्मत नरेंद्र मोदी सरकार की कि जिनके बूते उनकी सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की, मुजफ्फरपुर के लालू छपरा गांव में बिहार में जो घटना हुई है, क्या उस घटना को बंगाल की घटना से कम विभत्स माना जा सकता है? तो क्या नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त कर देने की हिम्मत बची है सरकार के पास? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की सत्ता की पाइपलाइन अगर काटी जाएगी, तो दिल्ली की सत्ता की डोर हाथ से छूट जाएगी। ये हालत बनी हुई है। तो राज्य सरकार को बर्खास्त करने का सवाल एक ऐसा सवाल है जिस पर केंद्र सरकार आज की तारीख में यदि पक्षपात पूर्ण रवैये पर उतरे तभी बर्खास्त हो सकता है। अदरवाइज किसी दूसरी परिस्थिति में राज्य सरकार को, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी की सरकार 3/4 बहुमत से, मैंडेट से चुनी गई सरकार है। ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में जनता उससे काफी हद तक खुश है, तभी वो सरकार आई। और ममता बनर्जी की सरकार की जो स्थिति है,
लॉ एंड ऑर्डर पर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी विपक्षी दल जिन्हें सवाल उठाना है उठाने चाहिए, प्रदर्शन भी करने चाहिए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी करनी चाहिए कि राज्य में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा हो। लेकिन राज्य सरकार की बर्खास्तगी को लेकर और दिल्ली रिपोर्ट भेजने को लेकर जिस प्रकार की राजनीति की खबरें सूत्रों के हवाले से पता चल रही है, वो पूरे राज्य की मशीनरी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश है, भारत के संवैधानिक ढांचे को चरमरा देने की कोशिश है। आपको याद होगा, 2 राज्य सरकारों को नरेंद्र मोदी सरकार ने बर्खास्त किया था और उन दोनों राज्य सरकारों को न्यायालय ने वापस कर दिया, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में नाबाम टुकी की सरकार रही हो या उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार रही हो। तो बर्खास्तगी करने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। सवाल यह है कि एनडीए के सहयोगी दल, जिसमें से कई दल तो ऐसे हैं जो धारा 356 के औचित्य पर ही सवाल उठाते हैं, वो क्या इस सरकार के फैसले के पक्ष में खड़े होंगे? और फिर जब एक राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा तो दूसरे राज्यों में जो ऐसी घटनाएं हो रही है, क्यों नहीं उनको बर्खास्त किया गया? क्या यही राजधर्म अटल बिहारी वाजपेयी का था? मंदसौर की घटना के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? जिस प्रकार से एक आदिवासी को पेशाब पिलाने की घटना मध्य प्रदेश में हुई थी, उसके बाद उस सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर के और दूसरे इलाकों तक जो घटनाएं हुई, बीएचयू के अंदर जो घटना हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? ये कई सवाल जब एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं, तो यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ बच जाते हैं। एक तरफ तो हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि 272 का आंकड़ा इनके पास नहीं है। 400 पार के नारे को जनता ने जमींदोज कर दिया, उसे धराशायी कर दिया और अब बैसाखियों वाली सरकार है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार, जिसके खुद के मंत्री, कई सारे फेल्योर के आरोप उनके ऊपर हैं। रेल मंत्री का तो कहना ही क्या, जब से गठबंधन सरकार आई है 4 जून के बाद, तब से नरेंद्र मोदी ने खुद नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का धंधा बंद किया है। अब रेल मंत्री को लोग थोड़ा जानने लगे हैं कि वाकई इस देश में कोई रेल मंत्री है। अन्यथा पिछले 5 सालों से रेल मंत्री कौन है, ये कमीशन की एसएससी और बैंकिंग और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के सिवा मुझे नहीं लगता है कि इस देश में बहुत सारे पत्रकारों को भी पता होगा कि रेल मंत्री कौन है। गठबंधन की सरकारों को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम अश्विनी वैष्णव को तो जरूर देना चाहिए कि जनता गठबंधन की मजबूरियों की वजह से जान गई कि रेल मंत्री कौन है। और जब ये नौबत जब सरकार में आ गई है, तो इस स्थिति में क्या सरकार की, किसी राज्य सरकार की बर्खास्तगी होगी? राज्य सरकार की बर्खास्तगी कागजों पर जो समीकरण दिख रहे हैं उससे तो मुमकिन नहीं लगती। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार, 10 सालों से कहा जाता था एक अकेला कितनों पर भारी, तो एक अकेला कितनों पर भारी, 56 इंच का सीना, दीदी ओ दीदी, ये सब कुछ जब आपने सुन लिया, उसके बाद अब जब सरकार बैसाखियों के बूते है, नानी फैक्टर इस सरकार को चला रहे हैं, तो क्या नानी फैक्टर सरकार की नानी याद नहीं दिला देंगे? नानी फैक्टर यानी नायडू और नीतीश फैक्टर क्या इस सरकार के लिए अब बड़ी मुसीबत बन सकते हैं बंगाल के मुद्दे पर? कई सवाल जब एक साथ आकर नत्थी होते हैं, तो ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई है, बेहद जायज कदम है, वो उठाना ही चाहिए। और इस देश के दूसरे राज्यों में जो हो रहा है, उससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, चाहे बदलापुर हो या मणिपुर रहा हो या उत्तर प्रदेश हो या मुजफ्फरपुर का लालू छपरा गांव का घटना हो, कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है, इस तरह की घटना के ऊपर या दिल्ली एनसीआर में आए दिन जो गाजियाबाद से खबर आती है या कहीं से खबर आती है, उस घटना को लेकर जो हो रहा है, कहीं ना कहीं एक उंगली, एक नहीं कई सारी उंगली केंद्र सरकार की तरफ उठेगी। और याद रखिए, आज तकरीबन 250 सांसदों वाला विपक्ष है, सत्ता से तकरीबन 25 कदम की दूरी पर खड़ा हुआ, 25 सांसदों की दूरी पर खड़ा हुआ विपक्ष है, जिसमें 234 तो इंडिया अलायंस के ही है। 10-11 ऐसे हैं जो इंडिया अलायंस के बाहर भले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो इंडिया अलायंस के साथ खड़े होना उनकी मजबूरी है। पप्पू यादव जैसे सांसद, कश्मीर वाले सांसद, पंजाब वाले सांसद और दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र के सांगली वाले सांसद, नवीन पटनायक के सांसद, ये स्थिति जब आकर के खड़ी हो गई है, तो उस परिस्थिति में साफ दिखाई देता है कि अब सरकार को बर्खास्त कर पाना आसान काम नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए भी, एकनाथ शिंदे के लिए भी, नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर को
किसी बुलडोजर पॉलिसी या किसी और पॉलिसी से नहीं, बल्कि कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई कर दुरुस्त करने का वक्त भी आ गया है। देखिए ये लोग कब ये काम करते हैं और कब भारत के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बन रही है, जो शर्मसार होने की स्थिति है, उससे इस देश को बचाया जा सकता है। देखते जाइए आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल अगले 2 दिनों तक केंद्र सरकार पर नजर रखने की जरूरत है कि सीवी आनंद बोस जो बंगाल के राज्यपाल हैं, वो राज्यपाल महोदय दिल्ली को क्या रिकमेंड करते हैं, क्या सिफारिश करते हैं और उनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट क्या फैसला लेती है। ये देखे जाने वाली बात है। वैसे आदर्श स्थिति तो यही है कि एक संयुक्त संसदीय प्रतिनिधिमंडल को सबसे पहले कोलकाता भेजा जाए, लेकिन वो स्थिति लोकतांत्रिक परंपरा में होती है। आज उस स्थिति में आप देख नहीं सकते कि ऐसा होगा। कश्मीर में 370 के सेक्शन बी के साथ जब छेड़छाड़ किया गया, उसके बाद कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जब राहुल गांधी लेकर गए, एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था। तो यहां तो इस तरह की रवायत की गुंजाइश दिखती नहीं, लेकिन गठबंधन की मजबूरियां शायद कुछ लोकतांत्रिक परिपाटी को पुनः जीवंत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को विवश कर दे। लेकिन उस परिपाटी के दायरे में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना बेहद विषम परिस्थितियों को छोड़ करके 1-2 घटनाओं के आधार पर तो नहीं ही होती है, लेकिन सरकार मोदी जी की है, राज्यपाल उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं और सिफारिश उनकी, गृह मंत्री उनके, प्रधानमंत्री उनके, कैबिनेट उनकी, पूरा सिस्टम उसका। मनोज झा की कुआं को याद रखिए, मनोज झा के कुएं वाली कविता को हम दोहरा नहीं रहे हैं, बल्कि कमोबेश वो उससे मिलती जुलती है, लिहाजा वो कहना जरूरी हो जाता है। तो देखते जाइए आगे होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।